हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। RDML 29 का आप सबका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आने वाले एग्जाम्स हैं MCRA का और पीडिया चंडीगढ़ का। उन सभी के लिए मैं आपके लिए कंटिन्यू MCQ की वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने कुछ इंपोर्टेंट कवर किए थे बॉडी फ्लूइड के MCQ, और जिसमें बॉडी फ्लूइड के हैं। इसके बाद हमारे बॉडी फ्लूइड के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट में मैंने आपसे पूछा था, इन विच टाइप ऑफ अर्थराइटिस है इन द साइनोवियल WBC काउंट लाइक टू ग्रेटर देन 50,000 पर माइक्रोलीटर। तो अगर 50,000 पर माइक्रोलीटर ज़्यादा हो जाते हैं साइनोवियल फ्लूइड के अंदर WBC, तो कौन सी कंडीशंस होती हैं? सेप्टिक अर्थराइटिस होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, RA या हेमोरेजिक अर्थराइटिस। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ ने नहीं भी किए हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बोलता हूँ, कमेंट्स जरूर करना चाहिए। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है उस चीज़ से। गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होती गलत होना, लेकिन कम से कम नेक्स्ट पार्ट में आपको उसका आंसर पता चल जाता है, तो आपने कोशिश की। ठीक है, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं आज के हमारे MCQ। इसका राइट आंसर हम देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, सेप्टिक अर्थराइटिस। ठीक है, तो सेप्टिक अर्थराइटिस क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जो बॉडी फ्लूइड होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड, इसके अंदर आपको नॉर्मली WBC मिल जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा ए है, द WBC काउंट इज एलिवेटेड इन ऑल टाइप ऑफ अर्थराइटिस। WBC जो काउंट होता है वो हर टाइप के अर्थराइटिस के अंदर बढ़ जाता है, बट इज ग्रेटेस्ट 50,000 से 1 लाख इन सेप्टिक अर्थराइटिस में बढ़ जाते हैं आपके WBC। न्यूट्रोफिल्स कंप्राइज लेस देन 25% ऑफ WBC इन नॉर्मल एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में। नॉर्मली और नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के अंदर WBC की जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो 25% बढ़ जाते हैं, बट आर अबाउ 50% इन इन्फ्लेमेटरी एंड सेप्टिक अर्थराइटिस के अंदर ये 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। फ्लूइड्स आर डायलेटेड इन स्लाइन बिकॉज एसिड अर्थराइटिस म्यूसिन क्लोट टू फॉर्म। जो फ्लूइड होता है उसको हम नॉर्मली स्लाइन के साथ मिक्स करते हैं। तो जैसे उसको हम एसिडिक के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, म्यूसिन नाम के क्लोट्स बन जाते हैं। क्योंकि तो वो अगर क्लोट्स बन रहे हैं म्यूसिन नाम के, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उस एसिडिक मिलने से तुरंत क्लोट बन जाता है उसके अंदर, तो ये हमारा जो फ्लूइड होता है वो नॉर्मली सही है, उसके अंदर क्लोट बन रहा है। तो WBC count should not be performed within 1 hour of collection because the WBC count will be diminished over time। अगर हम कोई भी फ्लूइड लगा लो, इसमें भी ये साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता, किसी का भी फ्लूइड होता है, उसको हमने टाइम से उसको प्रोसेस कर देना चाहिए। क्या सेल्स होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर आप 1 घंटे के बाद में उसको प्रोसेस करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके जो WBC रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो चीज़ें डीजनरेट हो जाती है, उनके शेल्स टूट जाते हैं। आपको देखने में नहीं लगेगा भाई ये WBC, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, इसलिए वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए उनको 1 घंटे के अंदर प्रोसेसिंग कर लेना चाहिए। तो चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। ये आपका लास्ट पार्ट का था। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इम्पोर्टेंट MCQ है हमारे चैनल पे। अब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हमारा जो फर्स्ट चैनल है RD मेडिकल साइंस, उस पर मैंने 40 इंपोर्टेंट MCQ की वीडियो अभी अपलोड की है, तो उस पर आप जरूर देखिएगा। और जो PDF वगैरह होते हैं हम टेलीग्राम पे अपलोड करते रहते हैं। डेली आपको वहाँ पे कोई ना कोई PDF मिल जाएगी, MCQ की मिल जाएगी, थ्योरिकल मिल जाएगी, कुछ ना कुछ MCQ, कुछ ना कुछ एडमिट कार्ड रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो उसको हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं। बाकी और भी चैनल है हमारे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन, इन सब पे भी आप फॉलो कर सकते हो भाई। RD मेडिकल साइंस के नाम से मिलेंगे वो चैनल्स। जो पुरानी वीडियो है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, नीचे जाइए प्लेलिस्ट और सर्च कीजिए। ब्लड बैंकिंग के हैं, हेमेटोलॉजी के हैं, आपके अदर जो भी अलग अलग टॉपिक वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रही है, वहाँ से आप देख के उनको आसानी से कंटिन्यू अच्छी तैयारी कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ओक्कल ब्लड। ओक्कल ब्लड जो होता है वो किस चीज़ से जुड़ा होता है, किस टाइप की कैंसर डिटेक्ट करके बताता है हमें। कोलन कैंसर के बारे में बताएगा, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस बताएगा, पर्निशियस एनीमिया, पेनक्रेटाइटिस। देखिए, ओक्कल ब्लड क्या होता है, जो मोस्टली हम स्टूल में ओक्कल ब्लड का टेस्ट करते हैं, उसमें हमें जब भी कोई ब्लीडिंग होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्टूल के थ्रू ब्लड आ जाता है बाहर।
तो हमें ये पता चलता है कि भाई हम उसकी बॉडी के अंदर हमारे में कोलन कैंसर वगैरह बनने लग रहा है। तो किसी भी टाइप का गैस्ट्राइटिस इन्फेक्शन होगा या कोलन कैंसर होगा तो वो उस चीज बीमारी को इंडिकेट करता है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए है, कोलन कैंसर। द ब्लड इज फेसिस इज वेरी सेंसिटिव इंडिकेट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का, एंड इज एन एक्सीलेंट स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट एसिम्प्टोमेटिक अल्सर एंड मैलिग्नेंसी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किस चीज़ का, एसिम्प्टोमेटिक, अगर सिम्टम्स नहीं भी दिख रहे हैं ना आपको बॉडी के अंदर, उसके बिना सिम्टम के भी अल्सर का और मैलिग्नेंसी का पता चल जाता है आपको, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के क्या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैंसर का पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा, विच टेस्ट इज मोर सेंसिटिव इन डिटेक्टिंग पर्सन विद क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो टेस्ट। फीकल ट्रैप्सिन, फीकल काइमोट्रैप्सिन, फीकल इलास्टिन 1 या प्लाज्मा लाइपेज, इनमें से कौन सा टेस्ट होता है जो हम क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का इंडिकेट करेगा, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी है, फीकल इलास्टिन 1 जो होता है ये इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है ये। तो यह टेस्ट स्टूल में पेनिट्रेटिव फंक्शन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है और स्टेबल रहता है, क्योंकि ये ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है, जब स्टेबल रहेगा। आपको इंक्रीज है तो इंक्रीज बड़ा मिलेगा आपको। कई बार क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है किसी भी पैरामीटर का, किसी भी टेस्ट का इंक्रीज होने का, तो ये वहाँ पे स्टेबल रहता है। अभी आपका अगर इन्फेक्शन है तो बड़ा मिलेगा आपको। क्रोनिक केस में भी हाई सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी रहता है। क्रोनिक केस होता है उसके अंदर हाई सेंसिटिव होता है, ये टेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा आपका जो भी डिजीज होगी इसकी। देखिए, मैं किसी किसी क्वेश्चन में हिंदी से लेकर आता हूँ बच्चों को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि भाई हिंदी और इंग्लिश में पहले क्वेश्चन को हम इंग्लिश में लिखें उसके बाद उसको हिंदी में एक्सप्लेन करें, तो वो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे सारे सारे ऐसे एमसीक्यू जितने भी हमारे सबको ऐसे बनाने लग जाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके। थोड़ा है बड़ा हो जाएगा एमसीक्यू, बट वो बच्चों को समझ में आनी चाहिए वो चीज़ें अच्छे से, और समझाना ही मेरा काम होता है कि आपको अच्छे से समझ में आए। A quantitative serum HCG is ordered on male patient. The technology should, अगर कोई देखिए एचसीजी टेस्ट हम मोस्टली फीमेल्स का करते हैं, बट अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको फीमेल को, मेल को बोल देता है कि आपका टेक या एचसीजी टेस्ट करवाइए, तो आप लोग सोचेंगे अरे यार एचसीजी टेस्ट तो मेल फीमेल्स का होता है, मेरा क्यों करवा रहे हैं। उनका भी कभी कभी करवाया जाता है। परफॉर्म द टेस्ट एंड रिपोर्ट, तो उसमें कह रहा है कि भाई अगर कोई टेस्ट क्वांटिटेटिव मेथड से ऐसे टेस्ट ऑर्डर किया है किसी मेल पेशेंट का, तो टेक्नोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, परफॉर्म द टेस्ट एंड रिपोर्ट द रिजल्ट, उसको परफॉर्म कर देना चाहिए और उसकी रिपोर्ट दे देनी चाहिए, या रिक्वेस्ट दैट द ऑर्डर बी कैंसिल, या उसको कैंसिल कर देना चाहिए। परफॉर्म द टेस्ट एंड रिपोर्ट रिजल्ट इफ नेगेटिव, टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए, अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो दे देनी चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो नहीं देनी चाहिए। परफॉर्म द टेस्ट एंड रिपोर्ट द रिजल्ट ओनली इफ ग्रेटर देन 25 माइक्रो आयु पर यूनिट, अगर टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, अगर रिपोर्ट ज़्यादा आती है 25 माइक्रोमीटर से तो हमें देनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ जाएगा ए, हमें टेस्ट परफॉर्म करना है और उसकी रिपोर्ट देनी होती है टेक्नोलॉजिस्ट को। देखिए, एचसीजी होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफी, होता है ये हार्मोन होता है जो प्लेसेंटल ट्रोपोप्लास्टिक सेल द्वारा बनाया जाता है, मोस्टली प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है ये टेस्ट। ये ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स द्वारा बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाएगा भाई, प्लेसेंटा कौन सी सेल्स के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन पुरुषों में एचसीजी पाया जा सकता है अगर उन्हें कुछ इस विशेष प्रकार के ट्यूमर होते हैं। किसी ट्यूमर की जांच के लिए हमें पुरुषों में टेस्ट करवाते हैं। ये ट्यूमर होते हैं ट्रोपोप्लास्टिक ओरिजिन के, जैसे कि टेराटोमा या सेमिनोमा। एसिड इन ट्यूमर्स में इसलिए बनता है क्योंकि इन ट्यूमर सेल्स में वही प्रोटीन बनाने वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो ट्रोपोप्लास्ट सेल्स में होते हैं। और एससीजी ट्रोपोप्लास्ट ट्यूमर का मार्कर नहीं है, यह कुछ नॉन ट्रोपोप्लास्टिक ट्यूमर्स में भी इम्पोर्टेंट ट्यूमर मार्कर के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर में। तो ये एससीजी मेल्स में इसलिए कराया जाता है कि हमें किसी कैंसर का ट्यूमर मार्कर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्रेटिनाइन, क्रेटिनाइन इज फाउंड फ्रॉम द,
जो क्रिएटिनाइन होता है वो कहाँ से बनता है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्रिएटिन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, डीअमाइनेशन ऑफ डाइबेसिक अमीनो एसिड और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स। जो प्रोटीन होता है कहाँ से बनता है? मोस्टली मसल से बनता है, लेकिन कौन सी मसल से बनता है? तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन्स जो होता है हमारे मसल से निकलता है और उसके बाद वो रिएक्शंस होने के बाद उसका क्रिएटिनाइन बन जाता है। तो creatinine is produced a rate of approximately 2% daily from oxidation of creatine mainly in skeletal muscles। हमारे बॉडी में 2% डेली बनता है ये। किस कहाँ से बनता है? स्केलेटल मसल से बनता है ऑक्सीडेशन के द्वारा, यानी कि जो मसल से क्रेटिन बनता है, यानी कि उसके बाद वो क्रेटिनाइन बनता बदलता है। कैसे बनता है? क्रेटिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रेटिनाइन बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन। स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन के साथ मिलके ये कन्वर्ट हो जाता है क्रेटिनाइन में बाय द एंजाइम क्रेटाइन हाइड्रोलाइसिस। ये जो एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में ये एल्कलाइन और एसिडिक के साथ मिलके क्रेटाइन जो होता है वो क्रेटिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यूरिया जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कैटाबॉलिज्म प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ प्यूरिन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरिमाइडिन्स, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोटीन यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है, बट यूरिया बनता कहाँ से है? यूरिया बनता हमारे प्रोटीन के ब्रेक डाउन से। कैटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन के अंदर, एक मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, वहां पे वो रिएक्शन होता है। यार डीअमाइनेशन की रिएक्शन की वजह से अमीनो ग्रुप्स होते वो अलग हो जाते हैं और वहां से आपका यूरिया, यूरिक एसिड और ये सब चीजें बनती हैं अलग अलग। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे है ए है। यूरिया इज जनरेटेड बाय डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड। यूरिया कब जनरेट होता है? जब अमाइनो डीअमाइनेशन होता है, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप्स अलग हो जाते हैं। मोस्ट इज ड्राइड फ्रॉम द हेपेटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। ये हेपेटिक कैटाबॉलिज्म की वजह से प्रोटीन से बनता है। यूरिक एसिड प्रोड्यूस बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स। यूरिक एसिड होता है ये प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरिमाइडिन्स प्रोड्यूस ओरोटिक सेल्स। जो पायरामाइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ओरोटिक सेल्स। नेक्स्ट है हमारा, यूरिया कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 बाय मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर। ये एमसीक्यूज भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, आपका बिल्रुबिन का भी हो जाता है, इसमें 1 का होता है, ग्लूकोज का होता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं, तो इस टाइप का आ जाता है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि भाई यूरिया की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है हमें 1 से। वैसे मशीनों में आपको ज्यादा कर क्या मिलेगा? यूरिया चलाया जाता है, फिर उसको 1 बनाया जाता है, यूरिया से 1 को बनाते हैं, पर इन्होंने कहा कि 1 से यूरिया बनाना है, तो उसी को उल्टा कर दिया इन्होंने। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.14। अब 2.14 कहाँ से बनता है ये भी सवाल उठता है, तो इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। चाहे आपको यूरिया से 1 बनाओ या 1 से यूरिया बनाओ, तो इन्होंने यहाँ पे पूछा 1 से हमें यूरिया बनाना, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है वो चीजें। अगर आप यूरिया से 1 बनाओगे तो उसको डिवाइड कर देंगे हम वहाँ पे। तो 1 is the multiplied by 2.14 give the urea concentration in mg per dl। इन्होंने कहा कि भाई 2.14 करोगे तो आपको वहाँ पे यूरिया की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब वो 2.14 कहाँ से आता है? देखिए, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया का 60 होता है, यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है। और मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया के अंदर क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन का भी कुछ पार्ट होता है। तो उसमें जो नाइट्रोजन का पार्ट होता है ना, उसका मोलिकुलर वेट होता है 28। टोटल यूरिया का मोलिकुलर वेट होगा 60 और मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का कितना हुआ? 28। तो वही है कि 60 डिवाइड बाई 28 आप करोगे तो उसमें आपका 2.14 आ जाएगा। 60 डिवाइड बाई 28, तो तब आपका आएगा 2.14। अब बात करते हैं 1 क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, खून में मौजूद यूरिया के नाइट्रोजन हिस्सों को मापा जाता है। इसके अंदर पूरे यूरिया को नहीं मापा जाता। 1 के अंदर क्या आता है? यूरिया के नाइट्रोजन हिस्सों को मापा जाता है, यानी यह सिर्फ नाइट्रोजन का वजन बताता है, पूरे यूरिया का नहीं बताता।
वहीं पे मैंने हिंदी में बता दिया आपको। मोलिकुलर वेट इसमें आणविक भार बोल जिसको हम बोलते हैं 60 होता है। तो इसमें नाइट्रोजन का भार 28 होता है, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, हर एक का भार 14 होता है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया भाई कितने नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, 2 होते हैं। 14 14 यानी 28 हो गया। और 60 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2.14। अब आपको अगर यूरिया से बनाना है वन, तो आपको 2.14 से डिवाइड कर दोगे आप। अगर आप वन लगाते हैं तो वन से यूरिया बनाना है तो आपको 2.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। ब्लड अमोनिया लेवल आर यूजुअली मेजर्ड इन ऑर्डर टू एलिवेट इवोल्यूएट। जब ब्लड अमोनिया बढ़ जाता है यूजली तो हम उसको किस हिसाब से, मतलब ये ब्लड अमोनिया जो आपका बढ़ा हुआ है उसको हम ऑर्डरली टू एवोलेट करते हैं, किस हिसाब से, किस बीमारी में वो बढ़ता है, उन्होंने पूछा है। तो रीनल फेलियर में, एसिडिक बेस स्टेटस में, हेपेटिक कोमा में, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलएब्सॉर्प्शन में बढ़ता है। सीधा सीधा यहाँ पे यही कि भाई आपका ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, उसको मेजर करना है हमें। तो वो स्टार्टिंग कहाँ से करता है, किस ऑर्डर वाइज इन्होंने पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, हेपेटिक कोमा में बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा अमोनिया। हेपेटिक कोमा क्या होता है देखिए। हेपेटिक कोमा इज कोज्ड बाय द accumulation ऑफ अमोनिया इन द ब्रेन एज ए रिजल्ट ऑफ लीवर फेलियर। तो ये लीवर फेलियर की कंडीशन में अमोनिया का लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो अमोनिया इंक्रीज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएच। अमोनिया होता है वो क्या करता है कि आपके जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी पीएच के लेवल को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। पीएच के लेवल को बढ़ने से क्या हो जाएगा कि भाई जो नर्वस सिस्टम है वो इंट्रा न्यूरोट्रांसमेट के साथ मिलके एक ग्लूटामाइन करके प्रोड्यूस कर देगा। और द ब्लड एंड सीएसएफ फ्लूइड अमोनिया लेवल आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश encephalopathy caused by cirrhosis or liver disease from non-hepatic cause and monitor patient with hepatocoma। देखिए ब्लड टेस्ट के द्वारा और हम सीएसएफ के द्वारा ये जांच करते हैं कि भाई किसी को इंसेफेलोपैथी है या सिरोसिस है या अदर लीवर की डिजीज है। इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और ये मॉनिटर पेशेंट विद हेपेटिक कोमा के जो पेशेंट हो उनके अंदर ये अक्सर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉरी, नॉर्मल पेशेंट फास्टिंग गैस्ट्रिक फ्लूइड। जो फास्टिंग होता है पेशेंट नॉर्मली, नॉर्मल पीएच ऑफ फास्टिंग गैस्ट्रिक फ्लूइड जो होता है खाली पेट जो पीएच गैस्ट्रिक फ्लूइड की क्या होती है, 1.0 से 1.5, 2.0 से 4.0, 4.0 से 5.0, नेक्स्ट है 5.0 से 7.0। तो गैस्ट्रिक जो फ्लूइड होता है वो हमारा मोस्टली एसिडिक होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी पेट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड। उसकी पीएच जो होती है वो होती है 1.0 से 1.5 होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, 1.0 से 1.5। थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं। फास्टिक फास्टिंग गैस्ट्रिक फ्लूइड हाईली एसिडिक होता है, वो हाईली एसिडिक होता है टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है उसके अंदर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है जिसको हम HCl बोलते हैं। सिक्रेटेड बाय पेरिटल सेल्स, कहाँ से सिक्रेट होता है वो हमारा पेरिटल सेल से सिक्रेट होता है। नॉर्मल पीएच इन फास्टिंग स्टेट 1.0 1.5। अगर आप खाली पेट है वहाँ पे आपकी पीएच 1.0 से 1.5 है। सिक्रेट कहाँ से होता है, पेरिटल सेल से होता है। मिलता कहाँ पे है, गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर मिलता है। और वो हाईली एसिडिक होता है। किसके कारण होता है हाईली एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड वजह यानी HCl की वजह से। आप कभी भी लैब में टेस्ट करना, जो आपका HCl होता है वो एसिडिक होता है, उसके अंदर पीएच पेपर डालोगे तो पूरा हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो जब भी अभी कभी हम यूरिन की टेस्ट वगैरह कैल्शियम की टेस्ट करते हैं 24 आवर्स यूरिन के अंदर, तो उसमें हम पीएच को मेंटेन करने के लिए 1-2 ड्रॉप उसकी डालते हैं HCl की। तो जैसे आप HCl की डालोगे उसमें पीएच पेपर डालोगे तो वो आपका पीएच इंडिकेट कर देगा <3.0 उसकी हो जाती है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि हाई पीएच में इंडिकेट हाइपोक्लोरोहाइड्रिया एंड एक्लोरोहाइड्रिया। भाई अगर आपकी पीएच बढ़ जाती है फ्लूइड के अंदर तो वो क्या इंडिकेट करेगा, पीएच आपकी बहुत ज्यादा कम है।
पीएच नहीं सॉरी, अगर आपकी पीएच बढ़ रही है फ्लूइड के अंदर तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में HCl एसिड बन नहीं रहा है, कम है, वो आई हाइपोक्लोराइड्रिया बन रहा है, यानी कि PHCl जो है वो उसकी फॉर्मेशन कम होने लग रही है। तो हाई पीएच मिलेगी तो फॉर्मेशन कम होती है। और एक्लोहाइड्रिया का मतलब होता है कि बिल्कुल भी आपके बॉडी के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन नहीं पा रहा है, बिल्कुल बंद है बनना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर पीएच हाई है तो कब हाई है कि भी आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बन नहीं पा रही बिल्कुल भी फ्लूइड की, ठीक है, तो उसमें पीएच आपकी बढ़ जाएगी। और जो बिल्कुल ही नहीं बनता उस कंडीशन को बोला जाता है एक्लोहाइड्रिया। हाइपो का मतलब कम होता है और ए लगा हो इसका मतलब बिल्कुल नहीं बन पा रहा। ये दोनों मीनिंग होते हैं, अगर पेपर वगैरह में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए हाइपो जहाँ लगा मिलेगा जिसका मतलब कोई किसी भी चीज का फॉर्मेशन कम होने लग रहा है। मेन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, मेन एंजाइम कौन सा था जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है? माइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो मेन एंजाइम जो होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो होता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को तोड़ना। पेप्सिन इज द मेजर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम होता है। प्रोटियोलाइटिक का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। सिक्रेटेड एज ए पेप्सिनोजन बाय चीप सेल्स एंड एक्टिवेटेड बाय HCl। कहाँ से सीक्रेट होता है ये? पेप्सिनोजन चीप सेल से बनता है और वे HCl के द्वारा एक्टिवेट होकर उसको पेप्सिनोजन बनता है। ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिसको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ बाइल इन गैस्ट्रिक फ्लूइड यूजुअली इंडिकेट्स। अगर गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर आपका बाइल मिलता है तो उस किस कंडीशन में वो क्या कंडीशन को इंडिकेट करेगा? नॉर्मल डाइजेशन है, ड्यूडेनोगैस्ट्रिक रिफ्लैक्स, गैस्ट्रिक अल्सर, एक्लोरोहाइडिया। एक्लोरोहाइडिया तो मैंने आपको बता दिया था भाई। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में एक से दो ऑप्शन का आपको पता चल जाता है तो 50% आपको क्वेश्चन आपका सही मिलेगा। देखिए, गैस्ट्रिक अल्सर और ये नॉर्मल डाइजेशन, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे है बी, ड्यूडेन गैस्ट्रिक रिफ्लैक्स। तो बाइल कहाँ पे बनता है आपका? बाइल आपका गैस्ट्रिक के अंदर नहीं होता है। बाइल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। और कहाँ पे स्टोर होता है? बाइल डक्ट के अंदर स्टोर होता है। ड्यूडेनल गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि भाई वो बैक मार रहा है जो आपका इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड है। तो बाइल इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेन के अंदर जो बाइल है नॉर्मली प्रेजेंट होता है, नॉट इन स्टोमक आएगा, पर नॉट इन स्टोमक, ठीक है, पेट के अंदर नहीं होता है वो। एक्लोआइडिया बाइल अपीयर इन गैस्ट्रिक फ्लूइड। जो बाइल होता है वो गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर सीन प्रेजेंट होता है। इट मीन्स बैक फ्लो फ्रॉम ड्यूडेन टू स्टोमक। जो ड्यूडेन है उसके द्वारा वो बैक फ्लो किया जा रहा है पेट के अंदर, तब उस कंडीशन में हम बोलते हैं ड्यूडेन गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट। कैन बी सीन इन गैस्ट्रिक सर्जरी पेशेंट और मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। ये सब कंडीशंस कब आती हैं? किसी पेशेंट की जब सर्जरी होती है उसके बाद में उसको ये प्रॉब्लम से आती हैं, पेट में डिसऑर्डर हो जाता है, पेट के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। तो ये चीज का ध्यान रखना आपको, जो बाइल होता है वो आपके ड्यूडेन के अंदर होता है, स्टोमक के अंदर नहीं होता है। एक्लो आइडिया का मतलब होता है कि भाई वो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। तो ये बाइल इज नॉट अपेयर इन गैस्ट्रिक जूस, इट मीन्स बैक फ्लो फ्रॉम ड्यूडेन टू स्टोमक। क्या करता है कि बैक फ्लो कर देता है, ड्यूडेन से स्टोमक के अंदर बैक आने लगता है फ्लूइड, उस कंडीशन में हमें गैस्ट्रिक के अंदर ये फ्लूइड मिलता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज का जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए वो है ये है कि जब भी हमें गैस्ट्रिक अल्सर का पता लगाना होता है तो हम उसका किसके द्वारा पता लगाते हैं गैस्ट्रिक अल्सर का? एंडोस्कोपी, यूएसजी, एफएनएससी या ब्लड टेस्ट के द्वारा। तो इसका आपको कमेंट करना है मेरे को कि हमें कभी पे
स्टोमक अल्सर वगैरह का पता करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या एफएनएससी। तो ये कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह की और वीडियो आपके चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डीएचए कर रहे हो, हाथ है, मुँह अच्छे, प्रोमेट्रिक एग्जाम्स हैं, और एम्स का, पीजीआई चंडीगढ़ है, हरियाणा एसएससी है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। अगर आप दोनों लैंग्वेज में एमसीक्यू चाहते हैं तो भी आपको कमेंट करनी है कि भाई आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के हमें एक्सप्लेन करके बताएं अच्छे से, तो वो चीज़ें बच्चों को और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।